अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी होस्ट हूँ मैं सारा शाहनवाज, डॉक्टर बिल्किस की बेटी। और आज का एपिसोड पॉडकास्ट का बहुत स्पेशल है क्योंकि जो हमारी होस्ट है वो अब हमारी गेस्ट बन चुकी हैं, डॉक्टर बिल्किस। आप तो सबकी कहानियाँ शेयर यहाँ पे होती हैं, मगर आप अपनी कहानियाँ आज ऑडियंस को बताएं। कहाँ से हैं, कहाँ पैदा हुई? जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। मेरा ताल्लुक लास्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान चित्राल से है। मेरे गांव के बाद कोई गांव नहीं है, सुसुम लश्ट। वहाँ पैदा मैं वहाँ नहीं हुई थी, मैं शहर में हुई थी, चित्राल शहर में, लेकिन मेरा ताल्लुक मेरे वालिद वहीं के हैं। और कितने आप लोग बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई हैं, अच्छा। तो आप बताएं, आप चित्राल के अंदर सुसुम लश्ट के अंदर थी, अभी कराची के अंदर कराची कैसे पहुंची और कब? अच्छा, बड़ी मेरी दुख भरी कहानी है, सच वाली दुख भरी कहानी है। हुआ ये कि मेरे वालिद ने मेरा नाम रखा था FRCS डॉक्टर पर, डॉक्टर बिल्किस फातिमा। तो उन्होंने क्या किया कि जब मैं 6 महीने की थी तो अनबिन मियाँ बीवी में हो जाती है, तो फिर मुझे मेरी मम्मा से लेके मेरी फुप्पियों को दे दिया। फुप्पियों को दिया, फिर मेरी फुप्पी की शादी हो गई कराची में। तब मैं 1.5 साल की थी, तो मैं अपनी पप्पो के साथ कराची आ गई, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर इतने अच्छे स्कूल नहीं हुआ करते थे, स्कूल बहुत दूर थे। तो मेरे वालिद चाहते थे कि मैं MBBS यानी FRCS डॉक्टर बनूं। तो इतनी छोटी सी उम्र के अंदर सिर्फ डॉक्टरी FRCS के लिए आप यहाँ पे आई, या इसके पीछे और कोई रीज़न था? देखो बेटा, सबसे पहले रीज़न तो ये था कि मेरी फुप्पियों की मेरी वालदा से नहीं बनती थी। मेरे वालिद जो थे वो एक भाई थे, 5 बहनें थी। मेरी छोटी फुप्पो बहुत अच्छी हैं, स्टिल अलाइव हैं, वो बहुत अच्छी हैं। दूसरी फुप्पियाँ भी मेरी बहुत अच्छी थी। बस जिन फुप्पी के साथ मैं रही वो मेरी वालदा ही हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मगर उनकी और मेरी वालदा की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। तो बस मैं क्या कहूँ, तो इसलिए मैं फिर कराची आ गई। कराची में उनके साथ रही। फिर मुझे मामा पारसी में मेरी इब्तिदाई तालीम के लिए डाला। हम रहते खारादर में थे। खारादर से मामा पारसी के लिए एक 3 3.5 साल की बच्ची सुबह बस में ट्रैवल करती थी, तो मैं अक्सर बसों में एक बस की जगह दूसरी बस में चढ़ जाती थी। मुझे नहीं याद, मुझे बताया गया है। तो जब ये सब हुआ तो इसका नतीजा ये निकला कि मुझे बाज़ औक़ात 4 बज जाते थे, मुझे ढूंढना पड़ता था कि मैं किस बस में कहाँ हूँ। तो इन सब से निजात पाने के लिए फुप्पो ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। मलीर में है मोहम्मदी गर्ल्स अकेडमी, वहीं से फिर मेरी इब्तिदाई तालीम मैंने हासिल की। और वहाँ मैं दूध की बोतल लेके गई थी, तो हमारी जो ग्रैनी थी नाजलीन आपा, कैनेडियन, वो ही मेरी समझे कि वालदा के बाद वालदा थी। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की। स्टिल हमारा एक ग्रुप बना हुआ है मोहम्मदी गर्ल्स अकेडमी का, हम साथ रहते हैं उस ग्रुप के ज़रिए, क्योंकि वो कनाडा में बेस्ड है, वो वहाँ चली गई हैं। तो एक 1.5 साल की बच्ची को अपने पेरेंट्स से अलग हुई, फिर 3 साल की उम्र के अंदर वो हॉस्टल गई। तो क्या यादें हैं वो जो मुझे आपसे प्यार मिलता है माँ का, वो आपको मिला अपनी फुप्पियों से या हॉस्टल में अपनी ग्रानी से? तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि इतनी छोटी सी उम्र के अंदर हॉस्टल का सफ़र, और बिल्कुल वो कैसे किया, अपने पेरेंट्स से आप कितनी दफ़ा मिलती थी, क्या सिनेरियोस थे? 2 महीने की छुट्टियों में मैं जब होते थे तो मैं चली जाती थी अपने पेरेंट्स के। मैं वो बच्ची थी जो आज तक मैं अपने फुप्पी के बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरे सगे बहन भाई हैं। और गाजी जौहर तो तुम्हारे मामू, तुम्हें पता है, ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए मेरे आंखों में आज तक आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो मेरे उस वक्त का साथी था। मेरे बाद गाजी जौहर था, फुप्पी का बेटा। तो हमारी शरारतें, हमारे दुख सुख सब इतने थे कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जब मैंने हमेशा दुआ की थी, अल्लाह मुझे बेटा भी दे तो गाजी जौहर की तरह दे। और तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो भाई है वो बिल्कुल उसकी शक्ल है। मैं बहुत तन्हा रही, क्योंकि हॉस्टल में कभी फुप्पी की और अम्मा की लड़ाई हो जाती थी। मेरी फुप्पो क्या करती थी, मुझे मम्मा के पास यानी चित्राल नहीं भेजती थी, तो मैं हॉस्टल में
मेरी ग्रैनी होती थी, मैं होती थी, 200 बच्चों का हॉस्टल, बहुत बड़ा हमारा हॉस्टल होता था। वो रातें मुझे नहीं भूलती जब मैं जून जुलाई में अकेले अपनी ग्रैनी के साथ रहती थी, हो का आलम होता था। तो जैसे कि आप कह रही हैं कि जून जुलाई के अंदर भी आप हॉस्टल के अंदर होती थी, तो आप अपने पेरेंट्स से कब मिलती थी? और जैसे मुझे याद है कि मेरी नानी का इंतकाल, आपकी मम्मा का इंतकाल जब आप बहुत छोटी थी तब हो गया था, तो आपकी उनके साथ क्या मेमोरीज हैं लास्ट? मेरी वालदा बहुत अच्छी इंसान थी, फर्स्ट लेडी ऑफ चित्राल थी, जो पीआईए में आई थी। मेरी अपनी वालदा के साथ जितनी भी यादें हैं, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, याद रखिएगा। मेरी वालदा की जगह कभी मेरी फूफी नहीं ले पाई, क्योंकि वो मेरी माँ नहीं बन पाई। मेरी यादें बहुत मुख्तसर है। आप जैसे मेरी आदत है ना बेटा, वैसे ही आपकी नानी की थी। वो लड़ाई झगड़े से बिल्कुल परहेज़ करती थी। वो बिलीव करती थी कि ना, ज़िंदगी जितनी है अच्छे तरीके से जिए। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी मम्मा ने कभी हमें डांटा हो। यहाँ तक कि हमें जुए निकालने पे भी ना बैठती थी, जब सर से जुए निकालती थी तो हमारे एक जू 5 रुपए की एक जू निकालती थी, और चीनी देकर फिर हमारे वहाँ पे एक देव मलाई कहानी होती थी मिर्ज़ा चकट की, वो सुनाती रहती थी और वो हम सुनते रहते थे। और जब हमारे टारगेटेड पैसे हमारे पास आ जाते थे, हम भाग जाते थे। वालदा के साथ मेरी जितनी भी आप ये सोचो कि मैंने शायद अपनी ज़िंदगी के 2 साल भी अपने वालदा के साथ नहीं गुजारे। और जब मैं मैट्रिक में थी तो वो पीआईए के ट्रेनिंग के लिए आई थी, क्योंकि उनकी तरक्की हो गई थी, उनकी ट्रेनिंग थी, यहाँ आई थी। तो मैं मैट्रिक में थी तो मैंने अपनी वालदा से मिली थी। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, तब तक मैं अपनी वालदा से नहीं मिली थी। इंतकाल के बाद भी मुझे 3-4 दिन बाद ही बताया गया था। तो इसी वजह से मैं जो हूँ ना, अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करती हूँ, बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हूँ। क्योंकि जो ज़िंदगी मैंने गुजारी है एक दोहरी शख्सियत की, कि पहले तो मुझे पता ही नहीं था मेरे माँ बाप कौन है। फिर मैं कहती थी मेरे 2 वालिद हैं, 2 वालिदैन हैं। फिर ये मेरी पुप्पी कहती थी कि ना, उससे बात नहीं करो। अगर वो कभी कराची में भी आई हुई होती थी तो मुझे अपनी वालदा के साथ नहीं रहने दिया जाता था। तो मम्मा, आप जैसे आपने बताया कि मेरी नानी पीआईए की फ़र्स्ट लेडी थी और वो प्रमोशन के लिए भी आई थी, तो इसका मतलब अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल थी। तो क्या उनको देख के आपको मोटिवेशन मिली इस तरह से बिजनेस वुमन, डॉक्टर बनने की? कहाँ से आपकी जर्नी, किस एज से आपकी जर्नी काम को लेके शुरू हुई? अच्छा बेटा, हुआ ये कि शादी से पहले ही असल में मुझे ना बचपन से ही, अगर आप देखें, जब मैं चित्राल गई ना, तब तक मैं फील्ड में जाती थी, क्योंकि मेरी दादी और मेरी फूफियाँ वहाँ पर ना सब जड़ी बूटियाँ, जून जुलाई का पीक टाइम होता था जड़ी बूटियाँ जमा करने का, तो सारे जड़ी बूटियाँ जमा करने के लिए हमें भेजते थे, क्योंकि वही हम किचन डॉक्टर हमारे वहाँ सब होते थे कि किसी को चोट लगे तो कौन सी जड़ी बूटी जमा करनी है। तो हमें ब्राइब करके वो भेजा जाता था कि आप ये जड़ी बूटियाँ जो है ना जमा करके आए। यहाँ तक कि मैं हॉस्टल जब वापस आती थी तो मैं जैसे ज़ीरा और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो लेकर आती थी, तो लोगों को बड़ी कि जब मैं जाती थी चित्राल तो मैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर आती थी। तो मेरा तो शुरू से ही हर्ब्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बचपन से ही। ठीक है, और अगर अभी वाला किस्सा ज़रा मैं बताऊं, थोड़ा सा कुछ मैं भी बोलूं इधर। हकीकत में मैं और मम्मा, जब हम लोग पहली दफ़ा मम्मा गई में अब्रॉड हम लोग गए थे, तो हम लोग स्पेन में जब लैंड कर गए थे और एयरपोर्ट से हम जा रहे थे होटल की तरफ, तो पूरे रास्ते में सिर्फ मेरी अम्मा ने उधर के पौधे, पेड़, जड़ी बूटियों के ही बारे में बात की थी। ये बात नहीं की थी कि हम पहली दफ़ा मुल्क से बाहर आए हैं, वाओ यूरोप कितना प्यारा लग रहा है, नहीं। बात ये थी, ओ इधर सेब का पेड़ है, ओ इधर ये जड़ी बूटी है, इधर ये जड़ी बूटी है। तब मैंने एक्चुअली रियलाइज़ किया था कि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने काम को लेके, पौधों को लेके, हर पौधे के बारे में पता था। और वेदर कंपेयर करी थी, अरे ये तो चित्राल में भी, ये तो पाकिस्तान में भी, मुझे तो फील ही नहीं हो रहा कि मैं कहीं और आई हूँ। ज़रा उस बारे में ज़रा बताएं। बस हाँ, वाकई में मैं आपको एक और किस्सा बताती हूँ। जब तुम ये बता रही, जब हम पहले ट्रैवल करके सब हमारी पाकिस्तान से बाहर, हम पहली दफ़ा, जब आप तो उम्रा के बाद ही आप गई थी, मेरा पहला जो ट्रैवल था तो मैं टर्की लैंड किया। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब जहन कैसे होता है।
मैंने कहा यार यहाँ की मिट्टी भी तो हमारी मिट्टी जैसी है, इसकी मिट्टी में तो क्या ऐसी बात नहीं है। तो सारा ने मुझे कहा मम्मा यहाँ उतरती हम मिट्टी देख रही है। मैंने कहा नहीं नहीं देखो लाल भी है, तो पाकिस्तान में भी होता है। तो आप यकीन करें मैं मिट्टी से ही जुड़ी हुई हूँ। और वाकई में स्पेन में मैंने इन लोगों को बड़ा बोर किया, इसको और फरा को। ये आखिर में इन्होंने अपने बाल नहीं नोचे। फिर हुआ ये कि फिर वहाँ के कुछ ऐसे नज़ारे नज़र आए। मैंने कहा हाँ भाई ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान में ये नज़ारे नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि आप शायद उस फेज से निकल आई ना, हम दूसरे मुल्क में आए। मुझे याद है ये। जी बिल्कुल। तो बताएं ज़रा, आपकी शादी आपकी फैमिली में हुई या आउट ऑफ फैमिली, और किस तरह से हुई? मेरी शादी मेरी फैमिली में नहीं हुई। मेरी शादी जो है वो आउट ऑफ फैमिली आपके फादर से हुई। वो जो है हिंदुस्तानी कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम चित्राल से बिलोंग करते हैं। शादी मर्ज़ी से, दोनों फैमिलीज़ की मर्ज़ी से हुई। आपको पता है आपकी दादी मुझे बहुत पसंद करती थी, और अंबर जो है वो मेरी क्लास फेलो थी, जो आपकी फुप्पो है, तो वो मेरी क्लास फेलो थी। तो इस तरह नसीब शादी हो गई। सही, बिल्कुल। और कुछ शादी कैसे हुई के बारे में, कितना टाइम बाद हुई, कैसे हुई, थोड़ा पर्सनल जाते हैं, हम थोड़ा जानते हैं डॉक्टर बिल्कीस को कि उनकी शादी कैसे हुई। अच्छा देखिए, शादी मेरी मंगनी काफ़ी अरसे रही, और मंगनी में वो जो है ना वेव्स आते रहे, कभी ख़त्म की तरफ, कभी यूँ, इस तरह सब। आपको पता है आपके नाना भी गुस्से के बड़े तेज़ थे। तो बस इसी तरह, लेकिन हो गई शादी, एट लास्ट हो गई। और उसके बाद मैं आपकी ज़िंदगी कैसे बदली, आपने क्या स्टेप्स लिए उसके बाद? अच्छा देखिए, शादी से पहले भी ना मैं ये नुस्खे बनाना, सब करना, पढ़ाई मेरे वालिद जो है ना मुझसे बात नहीं करते थे, क्योंकि मैंने जो है ना MBBS नहीं किया, इंटर साइंस किया, MBBS नहीं किया। मुझे फोबिया है खून वगैरह सबसे। उस फोबिया को जो है मैंने जो है माइंड साइंसेस का जब मैंने कोर्सेज किए तो उस फोबिया पे मैंने काबू पा लिया। लेकिन पहले इस फोबिया की वजह से मेरा नुकसान ये हुआ कि मैंने MBBS नहीं किया, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने मुझे चुना था एज अ नेचुरोपैथ। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने अपने जो पेशा है इससे मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर, मतलब ये मेरे लिटरली ब्लड में है। मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर, और वाक़या बताती हूँ कि मैंने इसको एज अ प्रोफेशन कैसे अपनाया। मेरी जब शादी हुई तो मेरे घर में 2 डॉक्टर्स थे, एक MBBS और एक होम्योपैथिक। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। तो उस वक्त सारे जब रिश्तेदार आते थे ना तो तारीफ़ें ऐसी होती थी, ये MBBS डॉक्टर है, इन्होंने होम्योपैथिक की, और ये ग्रेजुएट है। तो सब कहते हैं अच्छा ग्रेजुएट है। आपको पता है कि शादी के बाद के सिनेरियोज होते हैं। तो एक दिन मैंने बैठे बैठे कहा मैं हिकमत करूँगी, मैं हर्बलिस्ट बनूँगी। तो सबने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज सब सेटल्ड है। सब जिन्होंने मजाक उड़ाया था उन्होंने इसको एडमिट भी किया कि उस वक्त आपका मजाक उड़ाया था। बेटा जब तुम शायद 6 महीने की थी तो मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी। चले, ये तो आपने जो बताया है तो बड़ी सरसरी सी कहानी हो गई कि आप वो बोलते थे, लेकिन एक जो आप मुझे पता है एक प्रॉपर इंसिडेंट जिसके बाद आपके अंदर वो एक पैशन फायर इग्नाइट हुआ कि अब मैं डॉक्टर बिल्कीस बन के दिखाऊंगी, कुछ करके दिखाऊंगी, वो किस इंसिडेंट के बाद हुआ, ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी बताएं। थोड़ा पर्सनल हो जाएगा लेकिन मैं बता देती हूँ, ताकि मेरे जैसी जो ख़वातीन है वो बजाय दबके ना रहें और अपने जो टैलेंट है उसको उभारें। और कभी भी मुश्किल परेशानी हर एक के साथ आती है। आज आपके सामने जो डॉक्टर बिल्कीस बैठी है वो वैसे ही नहीं बैठी, उसने अनथक मेहनत की है। वाक़या ये हुआ था कि हमारे घर में ससुराल बहुत अच्छा था, लेकिन ससुराल में एक बुराई ये थी कि डिवाइड एंड रूल करना। तो मेरे हस्बैंड को जो है टर्मिनेट कर दिया गया था ऑफिस से कि वो बात नहीं सुनते, कोई उनकी अनबन हो गई थी। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि मेरी नंद जो है वो आई हुई थी लाहौर से। तो जब ऐसा होता था कि जब वालिद साहब बात नहीं करें तो कोई मेरे हस्बैंड से बात नहीं करेगा, अगर हस्बैंड से कोई बात नहीं करेगा तो उनके बच्चों से भी कोई बात नहीं करेगा। एकदम ये बहुत सारे घरों की कहानी है, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए बताने की, मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था, मुझे बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया था सब कुछ। उसमें जब मेरी बेटी भी नीचे थी सबके साथ,
तो सबको बाहर से चीज़ें मंगा के दी। तब स्लेंटी 5 रुपीज़ की थी, 5 रुपए की। तो मेरी बेटी को नहीं दिया स्लेंटी, सारा तोतली ज़बान में ऊपर आई। तो तलाते हुए कह रही, मम्मा आपके पास पैसे हैं, मुझे स्लेंटी चाहिए। आप यकीन करें अभी भी कभी कभी मेरे कानों में इसकी आवाज़ गूंजती है। मैंने आपको कहा ना, मैंने अपनी माँ का प्यार नहीं देखा, वो सियासत की नज़र हुआ, ख़ानदानी। तो इसीलिए मैं घुटती भी थी, सब कुछ करती थी, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, मैं अपने बच्चों को पूरा ख़ानदान दूंगी। तो फिर मुझे सारा की वो बात मेरे सीने पे तीर की तरह लगी और मैं पागलों की तरह अपने दराज खोल खोल के देखने लगी कि कहीं से मुझे 5 रुपए मिल जाए। सिक्के, एक रुपए के सिक्के मैंने जमा किए। मैं भाग के गई, मैंने इसको स्लेंटी दिलाई क्योंकि इसको घर में स्लेंटी नहीं दी गई थी। और उसी दिन मैंने सोचा कि बस इनफ, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। और मुझे जितने भी नुस्खे आते थे, क्योंकि मेरे खून में ही था, मुझे उपटन बहुत अच्छा बनाना आता था, मुझे सोप बहुत अच्छा बनाना आता था। मैंने इन 2 से 12 रबीउल अव्वल को हमारे घर में बहुत बड़ा मिलाद होता था। मैंने अपनी अंगूठी सोने की चुपके से बेची। तब मेरी अंगूठी, उस ज़माने में मेरी अंगूठी शायद 16-17 हज़ार की बिकी थी। मैंने उसको लिया, मैं बोल्टन मार्केट गई। मैंने वहाँ से, क्योंकि हमारे घर में गाड़ी भी माशाल्लाह 4 खड़ी रहती थी, मगर मुझे नहीं दी जाती थी। तो मैं सारा को अब लेके गई, अपने घर छोड़ा, क्योंकि मैं सारा बहुत छोटी थी, मैं इसको लेके बोल्टन मार्केट नहीं जा सकती थी। इसको अपने घर छोड़ा, अपने भाई को लिया, अपने भाई को लेके फिर मैं बोल्टन मार्केट गई। फिर बोल्टन मार्केट से मैंने उपटन का सामान लिया, सोप बनाने की चीज़ें ली और कुछ जैसे गिफ्ट पैकेट्स वगैरह लिए। तो मैंने जब ये बनाया, और मैंने एक पेन ऑयल बनाया जो मुझे बहुत अच्छा बनाना आता था, मैंने बनाया, मैंने गिफ्ट पैकेट्स बनाए और मैंने हर मिलाद में आने वाली खातून को वो गिफ्ट पैक्स दिए। उसमें से हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे थे, उन्होंने कहा मैं क्या करूँगी, हम ये नहीं चीज़ें इस्तेमाल करते। आज वो मुझसे मंगवाते हैं ये चीज़ें, मगर मैंने सबको दिया। उसमें जब मेरा पेन ऑयल था वो इतना अच्छा था कि हमदर्द के कोई साहब आए हुए थे बड़े, उन्होंने कहा ये आपने कैसे बनाया। अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र, उस पेन ऑयल पे रिसर्च हुआ और उस रिसर्च पे मैं नॉमिनी हुई क्योंकि वो मेरी फॉर्मुलेशन थी। एक बात मैं आपको कहूँगी, मेरी सास बहुत अच्छी थी। मेरी सास ने मेरी बहुत मदद की मेरी जर्नी में, क्योंकि मेरे घर में हर चीज़ होती थी तो ये लोग शर्म महसूस करते थे और बाज़ औक़ात मुझे कहते थे हम आपकी डिफेंस में हम आपकी शिकायत कर देंगे, आप घर से काम करती। लेकिन मेरे सास ससुर मेरा बहुत साथ देते थे, तो जो चीज़ जिसकी अच्छी हो वो बतानी चाहिए। खैर मैंने उपटन दिया, मुझे उपटन के ऑर्डर आने लगे, सोप के ऑर्डर आने लगे, पेन ऑयल मेरा हिट हो गया। सारा छोटी सी थी, 2 साल की, इसको मैं बास्केट में डाल के हमदर्द यूनिवर्सिटी जाने लगी, वहाँ रिसर्च होने लगा। अल्लाह ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा कि मैं अपने रब का जितना शुक्रिया अदा करूँगा मैं, बस फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है। और टीवी तक कैसे आई और आगे और कैसे जर्नी आपकी रही? अच्छा, टीवी तक आने का मैं बताऊं कि मैं एक दफ़ा प्रोग्राम देख रही थी, तो उसमें रेकी के बारे में बात कर रहे थे कि हैंड्स ऑन हीलिंग है। मैं कुछ करना चाह रही थी, ये नुस्खे वगैरह सब तो मैं करती रहती थी। तो मैं माइंड साइंस प्रोफेसर मोइज़ हुसैन है उनके पास गई रेकी के लिए। आपके वालिद की एक अच्छी बात ये है कि वो कभी भी मुझे किसी भी मेरी चीज़ों से रोकते नहीं थे। वो कहते थे अच्छा तुम्हें ये करना है कर लो, तुम्हें ये करना है कर लो। तो मैं वहाँ गई, वहाँ पे मैंने रेकी सीखी। तो वहाँ पे डॉक्टर सुकैना आती थी, उनका पीटीवी पे कोई अच्छा, जब मैंने वहाँ रेकी सीखी तो मैं अपनी चीज़ें भी बोलती थी, ये मैं बनाती हूँ, ये मैं बनाती हूँ। तो काफ़ी मेरा जो चीज़ें जो है ना सेल होने लगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह नाम बनने लगा था। तो जब मैं वहाँ पे थी तो हुआ ऐसे कि डॉक्टर सुकैना थी, वो पीटीवी पे उन्होंने कोई सेहत का राज आपके पास पे कोई उन्होंने प्रोग्राम्स किए थे, तो वो इस्लामाबाद से वो रिजेक्ट कर दिया था उनको, और उनको कहा था कि कोई और लेडी को लेकर आए। तो इस तरह मेरी ये जर्नी शुरू हुई। मुझे टीवी पर जो है ना बुलाया गया, मैंने सेहत का राज आपके पास एक एपिसोड किया, उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने मेरे साथ दोबारा दूसरा एपिसोड किया। उसके बाद डॉक्टर तस्नीम
मेरी तो डॉक्टर तबस्सुम बहुत मेरी अच्छी प्रोड्यूसर थी, वो दोस्त बन गए। वैसे डॉक्टर तस्नीम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बस फिर क्या, फिर मैं टीवी पर आ गई। फिर जो है मुझे माइंड साइंसेस का बहुत शौक था, तो मेरे बहुत ही काबिल मोहतरम उस्ताद अंसारी साहब, मेजर अंसारी साहब, वो भी रिटायर्ड मेजर अंसारी साहब वहाँ होते थे। तो मैं उनको कहती थी सर बस मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। फिर उन्होंने कहा कि श्रीलंका में अल्टरनेटिव मेडिसिन की डिग्री हो रही है, तुम थीसिस लिखो उसके लिए। बस मैं आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं पता दिन कहाँ गया, रात कहाँ गया, क्या हुआ। बस अल्लाह हाथ पकड़ते गए, अल्लाह ताला रास्ते दिखाते गए, रास्ते के कांटे हटाते गए। और आज आपकी मम्मा को दुनिया में उर्दू बोलने वाले या जो हर्ब से प्यार करते हैं वो पहचानते हैं। रब का एहसान। बिल्कुल ठीक बात है। मैं फर्स्ट हैंड इनके साथ इनकी जर्नी के अंदर रही हूँ, छोटी सी उम्र से अभी तक। और एक चीज़ जो मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगी कि इसके अंदर कोई शक नहीं है कि इन्होंने दिन रात मेहनत की है, खून पसीने की मेहनत जिसको कहते हैं। क्योंकि दिन के सुबह 6 बजे से ये जाती थी, पहले इनका टीवी होता था, फिर क्लिनिक होता था, फिर रात के 10-11 बज जाते थे। मुझे अपने पास बुला लेती थी क्लिनिक, ज़ाहिर है हमारे साथ टाइम स्पेंड करती थी, पूरा अपनी हर ड्यूटी निभाती थी, वाइफ की ड्यूटी, मदर की ड्यूटी, अपनी जॉब, अपने क्लिनिक, अपना टीवी, सब इन्होंने हैंड्स डाउन यही एक सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे डेली की मेहनत इन्होंने 10 साल नॉन स्टॉप की है। जिसके बाद आज डॉक्टर बिल्किस शेख जो यहाँ पे आप लोग देखते हैं वो बनी है। और ये एक इंस्पिरेशन है ना सिर्फ मेरे लिए, मगर आज आप लोग भी इनकी कहानी जानने के बाद मुझे यकीन है कि आप सबके लिए भी इंस्पिरेशन बनी होंगी। क्योंकि कोई भी इंसान हो अगर वो कुछ ठान ले, और स्पेशली अपने बच्चों के लिए, तो वो कुछ भी कर सकता है। और कोई भी औरत हो उसके लिए यही इस लेसन से भी सीख है कि कुछ काम छोटा नहीं होता, भले वो उपटन बनाना हो या वो सोप बनाना हो। आप लोग आगे बढ़ें और आप लोग कुछ करें अपने लिए। तो इसी के साथ हम यहाँ पे ये पॉडकास्ट करते हैं एंड। मम्मा कुछ आखिरी वर्ड्स? मैं अपने सारे जानने वालों को ये कहूँगी कि कोई भी काम जिसमें आपका पैशन है, आपका शौक है ना, बुरा नहीं है। बुराई काम में नहीं है, बुराई नीयतों में होती है, बुराई सामने देखने वालों में होती है। आप अपनी नीयत साफ रख के, हेड्स डाउन, नीयत साफ, मंजिल आसान। मैं हर उस खातून की बहुत इज्जत करती हूँ जो घर में कपड़े भी सीती है, जो खाना बनाती है, जो गाड़ियाँ चलाती है, हर चीज़ जिसमें आपको हलाल रिस्क मिलता है, तो उससे आपको झिझकना, शर्माना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए। मेहनत में अजमत है, याद रखिएगा। मम्मा बताएं कि आपको किससे ज़्यादा प्यार है, मुझसे या हुसैन से? और सच सच बताना है। मुझे एक बात बताएं, 2 बाजू होते हैं ना, आप क्या इस बाजू से नहीं प्यार करते? इससे नहीं, दोनों की हमेशा की लड़ाई है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। कोई एक तो ज्यादा फेवरेट होता है। अब आप बताएं कि आपके दोनों 2 आंखें, कोई मेरी दोनों आंखों के नजर के चश्मे पे अगर लगे हुए तो सेम लगे हुए, इसका अलग नहीं है। मेरे लिए दोनों आंखें। मगर मैं तो आपकी लाइफ के अंदर 9 साल ज्यादा रही हूँ ना हुसैन से, बड़ी मैं हूँ, तो मुझसे ज्यादा प्यार होना चाहिए। तुमने तो मेरा बड़ा साथ दिया है बेटा, प्यार मुझे दोनों से ही सेम है। हाँ नहीं बोलेंगी, मगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ज्यादा प्यार तो मुझसे ही है। हुसैन आप ये देखो, आपको नहीं पता मेरे बच्चे मेरे साथ क्या करते हैं। जब रात को सोते हैं ना तो एक तरफ, और इनकी लड़ाइयाँ, उफ मैं आपको बता नहीं सकती। छोटी छोटी लड़ाइयाँ, मैं कहती थी बस कर दो, कलमा पढ़ो, पहला कलमा पढ़ो और सो। यही मेरे साथ रोजाना होता था। ये स्पेशल सवाल था हुसैन के लिए। हुसैन, हमने आपको कचरे के डब्बे से उठाया है। नहीं बिल्कुल नहीं। अब हुसैन ये सब नहीं समझता, अब हुसैन को सब पता है। चलें, अच्छा ठीक है, ये तो एक शरारती सवाल मैंने डाल दिया हुसैन को तंग करने के लिए स्पेशली। मगर अब आप बताएं कि आपकी लाइफ के अंदर, चले हमने बाकी सारी चीज़ें तो जान ली, मगर कोई 1, 2, 3 या कोई अच्छे से मेमोरीज जो आपकी हैं, कोई हैप्पी मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहेंगे? अच्छा, सबसे पहले मेरी हैप्पी मोमेंट्स जो है ना, आपकी पैदाइश, हुसैन की पैदाइश, वो जो है ना उसका
कोई भी जो है ना उस खुशी को बीट नहीं कर सकता। तो भाई आप बताएं कि आप पढ़ाई में कैसी थी बचपन के अंदर, अच्छी थी या बुरी थी? मैं पढ़ाई में ऐसी थी, मैं आपको बताती हूँ। हमारी क्लास में 2 लड़कियाँ पास होती थी, समरा, तो सेकंड आती थी बिल्किस। अगर 5 लड़कियाँ पास होती थी तो 5th आती थी बिल्किस। अगर 10 लड़कियाँ पास होती थी तो 10th आती थी बिल्किस। फेल में कभी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। शरारती में इतनी थी कि अगर मुझे सज़ा मिलती थी तो जिसका गेम्स पीरियड होता था मैं उसके साथ खेलने चली जाती थी। यहाँ तक कि बोर्डिंग स्कूल से हम लोग मेले में चले जाते थे। मेले में जाके मौत के कुआं पहले बहुत लगता था, उसमें हम अपना दामन फैलाकर जो मौत के कुएं में पैसे फेंकते हम ले लेते थे। उसके बाद उससे हम पूरा मेला लूट के वापस आ जाते थे। मेरे बड़े कान खींचे जाते थे। जितना मतलब हॉस्टल में मैं शरारती थी, स्टिल मुझे मेरी टीचर्स याद रखी हुई, कहती तुम्हें हम कभी नहीं भूल सकते। बस वो ये कहती थी कि जब तुम्हारा लिखा हुआ देखते तो हमें यकीन नहीं आता कि ये वही बिल्किस है। ये मेरी टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैं पता है सोशल गैदरिंग मेरी ऐसी है, आम इंसान से या मेरे रिश्तेदारों से, मेरे टीचर्स से, सबसे अभी तक मेरा कनेक्शन है। मेरी बॉर्डर्स जो हमारे हॉस्टल में थे और जो हॉस्टल के बाहर से आते थे, सबसे स्टिल मेरी दोस्ती है विद माय टीचर्स। जो जिंदा है सबसे दोस्ती। चलें, और आपके बच्चे वो पढ़ाई में कैसे, क्या वो आपके प्रोफेशन में आना चाहते हैं? थोड़ा उनके बारे में बताएं। हुसैन पढ़ ले तो मैं बहुत शुक्र अदा करूंगी। हुसैन पल पल मुझे बताता है कि मुझे जो है ना उर्दू नहीं आती है। सारी जो होती है ना कि बहाने हुसैन लगाता है। सारा ने कभी मुझे तंग नहीं किया। सारा हमेशा ए ग्रेड रही। और सारा अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक मैंने इससे कराया। अभी ये होम्योपैथी में भी इसका जो है ना लास्ट ईयर है। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट बन रही है। उसके अलावा इसने अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया है, पावर्ड मेकअप विथ स्किन केयर। अलेना ब्यूटी मेरी कंपनी है, नेचुरलाइज। इन्होंने फरमाया मम्मा मैं अपनी अलग शनाख्त बनाऊंगी। मैंने कहा मोस्ट वेलकम बेटा, करो काम करो। जी, और ये बिल्कुल अपने बच्चों पे प्रेशर नहीं डालती है पढ़ाई का। कहती ही नहीं है बेटा 22 साल की उम्र में काम करो, तुम मलेशिया से जाके भी अपनी डिग्री करो साइकोलॉजी में, तुम यहाँ रहते हुए होम्योपैथिक की डिग्री भी करो, और साथ साथ ना तुम 3-4 बिजनेसेस भी करना स्टार्ट कर दो, और एक तो हो गया ना, अभी 2-3 और में आ जाओ। ये कोई प्रेशर इनकी तरफ से है ही नहीं। नहीं, ये प्रेशर होना चाहिए, खासकर लड़कियों के लिए होना चाहिए। अपने पाँव पे खड़े हो, ये मेरा ये वो है। मैं चाहती हूँ, मैं हर लड़की के लिए चाहती हूँ। इससे मुझे एक और बात याद आई जो मैं आप लोगों को दिल चाह रहा है मेरा बताने का, कि मैं ऑल्दो मलेशिया के अंदर पढ़ रही हूँ, मगर जब मेरे जाने का मलेशिया टाइम करीब आता है तो हमारे घर के अंदर एक सन्नाटे का माहौल बन जाता है। और अगर मैं कभी मम्मा को बोल दूँ मुझे नहीं जाना, तो आगे से मुझे ये जवाब आता है कोई बात नहीं जाओ, ख़त्म कर दो पढ़ाई, सेमेस्टर आगे कर दो, मत जाओ। तो मैं बोलती तो 1 साल में ही डिग्री आगे चली जाएगी मम्मा, आगे कैसे कर दूं? लेकिन ये भी है, इतनी सॉफ्ट हार्ट है। वैसे चाह तो पूरा नहीं है, प्रोटेक्टिव, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बने वो कुछ सब चीज़ों में सब पूरा है। और लेकिन उतनी ही सॉफ्ट हार्टेड है। जब मुझे एक दफ़ा मलेशिया छोड़ने आई थी, रोते मैं और मम्मा, सिर्फ हम लोग 3 घंटे रोए थे। मेरे बाबा परेशान हो गए थे कि मैं बिल्किस को संभालूं या मैं सारा को संभालूं। उसके बाद उन्होंने बोला मैं छोड़ने नहीं आऊँगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा कलेजा कट रहा था कि पता नहीं, ऐसा लग रहा था अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो मैं मलेशिया छोड़ कर आ रही हूँ। ये बिल्कुल सच है। इसके बाद मैं इसको छोड़ने बिल्कुल नहीं जाती। और अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे एक सवाल था जो मुझसे मेरी दोस्तें बहुत ज़्यादा पूछती हैं कि भाई आपकी मम्मा जो है मीडिया पे आती हैं, टीवी चैनल्स पे आती हैं, मॉर्निंग शोज़ पे आती हैं, तो क्या कोई इधर प्रॉब्लम्स फेस किए हैं उन्होंने कभी, या बिल्कुल स्मूथ है जर्नी, कैसे रही है उसकी? अच्छा बेटा, मैं तो बनी हूँ आवाम से, मैं डिमांड हूँ आवाम की। तो और मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी किसी होस्ट की बात किसी से नहीं करती, किसी चैनल की बात किसी से ना काम नहीं करती। मैं ज़रूरत थी चैनल्स की, मॉर्निंग शोज़ की, तो मुझे बुलाते थे तो मैं चली जाती थी। मेरी हर एक से दोस्ती, मेरी किसी से कोई भी वो नहीं है, कोई हर्डल्स, बैक बाइटर अगर हो तो अलग बात है, मगर मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। बहुत स्मूथ रहा मेरे टीवी का सफ़र। एक चैनल पे जाओ तो 2 चैनल वाले लड़ रहे होते थे कि आज आप हमारे पास आएंगे,
आज अब हमारे पास आएंगी। इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी। और ये जो आपका सफ़र था एक पेन किलर ऑयल घर में बनाने से लेके अब एक माशाल्लाह इतना फेमस ब्रांड नेचुरलाइज तक का सफ़र, जहाँ पे लाखों में आपका पेन किलर अब बिक रहा है और उसके साथ साथ आपकी तकरीबन 200 प्रोडक्ट्स तो हो चुकी हैं, ये कितने आसानी से हुआ और कितने मुश्किल से हुआ नेचुरलाइज का सफ़र? अच्छा, नेचुरलाइज का सफ़र मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करूंगी कि नेचुरलाइज का जब मैं ये सब उपटन वगैरह बना रही थी तो मेरे गिलगित में डॉक्टर मीर अहमद जान है और उनके कज़न है डॉक्टर साजिद। तो मैंने उनसे बात की कि उनसे मैं कुछ होम्योपैथिक सीख रही थी डॉक्टर मीर अहमद जान से। तो डॉक्टर मीर अहमद जान ने मुझे कहा, बेटा तुम दाखला लो, तुम होम्योपैथिक डॉक्टर बनो। तो इस तरह मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए मैंने एडमिशन ले लिया और मैं बाकायदा इसका डिप्लोमा करने लगी। साथ में डॉक्टर साजिद के साथ हमने फिर मिल के जो है ना नेचुरलाइज बनाई। नेचुरलाइज ने भी जो है ना मुड़ के नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जर्नी बहुत कामयाब रही, क्योंकि जितना मतलब ऑयल्स और हर्ब्स की तरफ जो काम था वो मेरा था और जो होम्योपैथी की तरफ जो काम था वो डॉक्टर साजिद का था। और इसी तरह क्रीम्स वगैरह बनाने में भी जो है ना उनका ज़्यादा रोल था, जो होम्योपैथिक जो एक्सट्रैक्ट वगैरह डलते थे। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरलाइज जो है, आप नेचुरलाइज भी जो है बेटा तकरीबन 15 साल का तो हो गया है। तो भाई एक सवाल जो मेरी सारी दोस्तें मुझसे पूछती हैं कि आपकी मम्मा तो आती हैं टीवी पे टोटके वगैरह बताती हैं, तो क्या रियल लाइफ के अंदर आप पे भी इस्तेमाल करती हैं या नहीं? मैं आपको बताऊं, वैसे होता है चिराग तले अंधेरा है। सारा को तो मैं ऐसे मुंह से पकड़ के जब तक बच्चे मेरे हाथ में होते थे ना पिलाती थी। अभी भी ज़रा सी इसके गले में खराश है तो घर में जो है ना इसका टोटका बना हुआ है। जो ये बच्चे जो है ना, मैं कहती हूँ तुम लोग मेरे बच्चे नहीं हो, किसी और के बच्चे हो, तो मैं वो वर्ड यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये लोग मुझे बहुत तंग करते। जब ये रात को साथ होते हैं, हमारी एक फैमिली मी टाइम होता है रात का सोने से पहले, तो मैं अपने बच्चों को सिखा रही थी। मैंने कहा देखो, अगर तुम लोगों ने ये फ्रिजी ड्रिंक्स पी ना तो तुम लोग ये समझना कि तुम लोग मेरा खून पी रहे हो। डांट रही थी इनको। तो पता है क्या कहा हुसैन ने मुझे, मम्मा 8-10 दिन बाद इन्होंने बाउंडिंग कर ली कि माँ को नहीं बताएंगे। 8-10 दिन बाद इनकी किसी बात पे लड़ाई हो गई तो हुसैन कह रहा, मम्मा मैं आपका खून ना हफ्ते में 1-2 दफ़ा पीता हूँ और ये सारा की बच्ची ना रोज आपका खून पीती है। मैं कहा शाबाश, तुम जैसे बच्चे हो तो मुझे दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। ये है ऐसा, चाहे डॉक्टर हो चाहे कुछ हो, बच्चे बच्चे ही होते हैं। मैं अभी इसके ऊपर एक और चीज़ ऐड करूँगी इनके टोटकों पे कि मेरी कल तक आवाज़ एकदम से वायरल फैला, गला चला गया। कल तो मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, देयर वाज नो वॉइस। ऐसे बात करी बिल्कुल कोई बिना आवाज़ के मैं बात करी थी, कोई आवाज़ ही नहीं थी। तो मम्मा को, क्योंकि आज हमारा पॉडकास्ट यहाँ पे रिकॉर्ड होना था, तो मम्मा ने फ़ौरन से अपना कहवा वहवा बना के लेकर आई। 2 दफ़ा इन्होंने मुझे पिलाया है और अभी मेरी मतलब कि आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह निकल रही है। थोड़ी खराश रह गई है मगर वो भी मुझे लगता है आज एक और दफ़ा मैं इनका हाथ का बना हुआ वो टोटका पीऊँगी, उसके बाद वो भी सही हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म होता है।